सामने वाला बंदा क्या कंपनी में देखता है कि उसको मर्ज कर लेता है और कितना पैसा मिलता है एक फाउंडर को जब कंपनी मर्ज हो जाती है। एक तो कि क्या वो जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस और आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके ऐड होने से क्या ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन हो रहा है आपके लिए और शायद आपके कस्टमर के लिए भी। उसके बाद आ जाता है कि वो जो टारगेट कंपनी है आपकी उसकी। तो अब मेरे को बताओ क्लियरली, आपकी जो फाइनेंशियल ऐप है, क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे बहुत पैसा मिलने लग जाएगा या कैसे काम करेगा? नहीं, आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत पैसा मिलने लग जाएगा, वैसे वाला मैजिक तो नहीं है और वैसा मैजिक कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है। आधे से ज़्यादा इंडिया तो बर्बादी इसलिए है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक्स क्या है, वहाँ कैसे होगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये बात? आपको क्या लगता है? कई लोगों को आप जब पूछोगे ना तो भले ही उनको जितना भी पता हो लेकिन बोलेंगे कि पता है, और वो ज़्यादा रिस्की है क्योंकि जब आपको एक्चुअली उस डेप्थ तक नहीं पता है शायद जो आपको इसमें हेल्प कर सके कि आप सही तरह से पोर्टफोलियो बिल्ड करके एक प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट करो। अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर कैसे हैं सर आप? नमस्कार, बहुत अच्छे हैं एंड मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अमित सर, आप जिस फील्ड में है ना, मतलब जैसे नए जितने भी बच्चे हैं या नए जितने भी लोग हैं, जैसे स्कूल कॉलेज पास आउट करते हैं, जॉब पाने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद एक ही मकसद रह जाता है, वो है पैसे को मैनेज करना, पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे को ग्रो करना। और मेरे ख्याल से शायद इसके अलावा लोगों की ज़िंदगी में फिर कुछ रहता नहीं है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? मतलब 80% मेजोरिटी मान सकते हैं कि इसी पे फोकस रहते हैं कि अब अच्छा, अब बहुत अच्छा काम कर लिया, पैसे कमा रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, गोल्ड, फार्म हाउस पे भी इन्वेस्ट करेंगे और अलग अलग जो भी नए नए मार्केट में जो टेक्निक्स आ रही है उस पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा ग्रो करेंगे। सो आज के इस पॉडकास्ट में पहले तो आपकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आप इस फिनटेक कंपनी में, फिर आपने जो फिनटेक कंपनी स्टार्ट करी वो क्यों स्टार्ट करी है, आप क्या वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं एंड यूज़र को, ठीक है, और क्या मकसद है आपका, क्या मिशन विज़न है इसके पीछे। सो बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। थैंक यू। अमित जी, मतलब ये आपकी जर्नी कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी? यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर आगे कॉन्वर्सेशन को लेके चलते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने कॉलेज के बाद और मैंने ज़्यादातर इंडियंस की तरह मैंने भी इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी एंड दैट वाज द टाइम इन 2000। सो उसके बाद से मुझे कॉर्पोरेट जॉब में घुसने का मौका मिला एंड वहाँ पर मैंने करीबन 14 साल टेक्निकल रोल में अपना स्पेंड किया टाइम। 14 साल? तो 2014 तक मैं कॉर्पोरेट रोल में था और बहुत ही टेक्निकल रोल में था, मतलब अभी जो कर रहा हूँ उससे तो कुछ भी रिलेटेड नहीं था। बट मैं अगर 2003-4 के आसपास का बात बताऊं तो उस समय से मेरे को ना थोड़ा सा इंटरेस्ट जागने लगा था पैसे को मैनेज कैसे करना है। और उस समय इन्फॉर्मेशन इतने आराम से नहीं मिलते थे, गूगल वगैरह था ज़रूर बट इन्फॉर्मेशन उतना अवेलेबल नहीं था जितना आज है। तो जिस तरह से भी इधर उधर पढ़ के थोड़ा बहुत सीख के कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट उस समय ज़्यादातर बैंकों के प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे और नॉन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक कुछ था उस समय। सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग लिटिल बिट। आई थिंक फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, क्योंकि जब कुछ पता ही नहीं है तो आप शुरू कहाँ करोगे ये आपको पता नहीं है। सो वो जर्नी मेरा 2004-5 से चल रहा था, हालांकि मेरे जॉब के हिसाब से कुछ भी रिलेटेड नहीं था। सो 2014 में मैंने अपनी एक पहली स्टार्टअप शुरू की जिसका नाम था गेट लेंथ टेक्नोलॉजी, और ये स्टार्टअप अगेन टेक्निकल सर्विसेज में थी। जिस तरह का 14 साल मैंने काम किया था उसी से रिलेटेड, और ये मैंने 6 साल चलाई कंपनी। और 2020 में हम लोग एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज हो गए थे। मर्ज हो गए? पैसा वैसा कमाया सर बहुत? पैसा तो कमा लिया थोड़ा बहुत बट शायद उतना नहीं जितना चाहिए था। सो बट हाँ, ये 6 साल में ना बहुत कुछ सीखने को मिला और मतलब लोगों से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला। लोगों से इंटरेक्ट दो तरह के, बहुत सारे प्रोफेशनल्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि हमारा जो सर्विसेज था वो कॉर्पोरेट्स के साथ हम लोग काम करते थे, ज़्यादातर एमएनसीज के साथ, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह से हमारी बात बहुत होती थी।
क्योंकि हम वो हायर वगैरह करते थे, टीम बनाते थे। तो एक अलग तरह का इंसाइट मिलना शुरू हुआ कि जो मैं 10 साल से पढ़ रहा था, समझ रहा था, सीख रहा था पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, वो सिर्फ मेरे खुद की प्रॉब्लम ही थी, ठीक है। और 2015 से 20 के दौरान भी उस समय के लोगों की प्रॉब्लम वो थी और आज भी है, स्पेशली जब कोई अपना कैरियर शुरू करता है, राइट। क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में पैसा कमाना सिखाया गया है, पैसा को बढ़ाना नहीं सिखाया गया है, राइट। कि पैसा को बिना कमाए कैसे ग्रो कर सकते हो, ये हम लोग स्कूल कॉलेज में नहीं सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे पैसे को बिना कमाए कैसे ग्रो करना है। हाँ, मतलब पहले कमाना पड़ेगा और उसके बाद पैसे से पैसा। आपने गाना सुना होगा ना, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो वो बिगनिंग में थोड़ा पैसा कमाना पड़ेगा, बट उसके बाद उसी से कैसे ग्रो करना है वो बहुत ज़रूरी है, और वो थोड़ी लर्निंग की ज़रूरत है उसके लिए, राइट। और वहीं पे जो मैंने बताया ना, एक जो मैं शुरू में थोड़ा पढ़ना जब शुरू किया तो कई सारी चीज़ें समझने लगा। तो जब मेरा पहला स्टार्टअप का एग्जिट हुआ तो आई वॉज थिंकिंग कि अभी क्या करना चाहिए मुझे, राइट। एक ऑप्शन तो ज़रूर था कि जॉब में चला जाऊँ, और दूसरा ऑप्शन था कि फिर कुछ और करते हैं। तो अब कुछ और करते हैं अगर, तो फिर क्या करते हैं वो बहुत ज़रूरी था, राइट। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे बहुत क्लोज था, राइट, पिछले 15 साल से ऑलमोस्ट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि चलो इस पे कुछ करते हैं, क्योंकि एक क्लियर गैप है। जब लोगों से हम बात करते हैं तो उनको इतना तक नहीं पता होता है कि जो सैलरी की ऑफ़र मिली है उनको, तो वो मतलब पहला प्रॉब्लम शुरू होता है। हाँ, हालांकि कॉलेज वगैरह में जब प्लेसमेंट होती है तो थोड़ी बहुत ज़रूर बताई जाती होगी, आई एम श्योर, प्लेसमेंट ऑफिसर्स या प्लेसमेंट टीम के द्वारा। तो उस गैप को हमें लगा कि ना कुछ कर सकते हैं, राइट। बट मेरी दिक्कत थी कि मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं था, डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। जो भी मैंने पढ़ा था, सीखा था, बिकॉज ऑफ माई ओन इंटरेस्ट एंड पैशन, तो उस आइडिया को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी था। सो फॉर दैट वी हैड डिस्कशन विथ few people, few from the industry also, who have been part of the financial side, and I think the idea resonated. Then after that we just jumped into it. और शुरुआत सिर्फ इतना ही था हमारा कि करना क्या चाहते हैं, राइट, किस गैप को आप फिल करना चाहते थे। तो हमारा था कि जो आदमी आज जॉब में घुस रहा है, राइट, उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ताकि वो जर्नी की शुरुआत सही ढंग से कर सके। और जर्नी जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, उसकी जर्नी, राइट। आई नो फ्रीडम अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है अलग अलग आदमी के लिए, बट प्रोसेस ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही रहेगा, राइट। भले ही वो वॉल्यूम, मनी, कितना मनी चाहिए वो अलग अलग ज़रूर हो सकता है। तो हम लोग चाहते थे कि एक ऐसा सिस्टम बनाए, प्लेटफॉर्म टेक एनेबल्ड, जो आपको डे वन से एटलीस्ट प्लानिंग सिखाए पहले। क्योंकि आज के डेट में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे आपने बोला कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट। तो आज दूसरा प्रॉब्लम है कि ओवर ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, इंफॉर्मेशन है, राइट। तो हम कई बार हर जगह पैसा इधर उधर डालते रहते हैं, और जो नहीं डालते हैं वो तो एक दूसरी प्रॉब्लम, बट जो डालते भी हैं वो शायद सही तरह से नहीं डालते, राइट। या फिर कुछ तरह का स्ट्रैटेजी उसके पीछे नहीं होता है, या किसी तरह का ये नहीं होता है कि कब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या उस समय निकालूंगा तो इस पैसे की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कितना रिस्क लिया हुआ है। तो वो एक प्लानिंग बेस्ड सॉल्यूशन बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, कि जहाँ पे आप एक बहुत अच्छे तरह से समझ सकें कि आपके पास अगर 50,000 की सैलरी है आज, एज अ फ्रेशर आपने पहला जॉब लिया है, तो उस 50,000 को आप कैसे इम्प्लीमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आपको खर्च बंद कर देना है अपने लिए, क्योंकि मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ कि जब जॉब मिलता है तो एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, राइट। ऐसा नहीं कि डे वन से मैं आधा पैसा सेव कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑल दैट। सो एक बार आपको उसकी समझ होगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद करने लग जाओगे, क्योंकि आपका वो माइंडसेट उस तरफ चला जाता है। ये नहीं कि एकदम ब्लैंक हो आप और हर चीज़ सुन के कर रहे हो। आप कई चीज़ों को ना थोड़ा-सा अंदर जाना चालू करोगे कि अच्छा कुछ सुना या देखा, कोई नया ऐप आया, उसमें इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो कैसे काम करता है, किस तरह की रिस्क है, मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया इसी पर्पज़ के लिए कि आप एक प्लान बेस्ड इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करें। थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे सर इसको। अभी
थोड़ा मुझे कम समझ में आया है, ठीक है, मैं अभी डिटेल डिग करूँगा इसके अंदर, बट मेरे को थोड़ा पहले चलते हैं। मुझे ये बताओ सर, कोई ये कंपनी मर्ज होती है, आपने 6 साल कंपनी चलाई, तो एक कंपनी कोई दूसरी कंपनी में मर्ज कब होती है, मतलब कैसे होती है, मतलब सामने वाला बंदा क्या कंपनी में देखता है कि उसको मर्ज कर लेता है, और कितना पैसा मिलता है एक फाउंडर को जब कंपनी मर्ज हो जाती है? जैसे आप किसी कंपनी को अपने अंदर लेना चाहते हो, राइट, आप अपने टीम का पार्ट बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप कई चीज़ें देखोगे। एक तो कि सिनर्जी किस तरह की है, क्या वो जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस और आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके ऐड होने से क्या ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन हो रहा है आपके लिए और शायद आपके कस्टमर के लिए भी। वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज शायद आप फिर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे, राइट। और उसके बाद आ जाता है कि वो जो टारगेट कंपनी है आपकी, उसकी टीम कैसी है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या उसको लेने से मेरे लिए लाइबिलिटी हो सकता है या मेरे लिए ऐड हो सकता है वैल्यू, राइट, मेरा कुछ स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाते हैं और टीम बहुत मैटर करता है ऑफ कोर्स, कि फाउंडर कौन है, या टेक्निकल है तो टेक्निकल टीम कितना स्ट्रांग है, किस तरह का मार्केट है, किस तरह का रेवेन्यू चल रहा है, उनका पोटेंशियल क्या है। सो ये कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके बाद ऑफ कोर्स फिर आ जाता है कि किस टर्म्स पे आप मर्ज होना चाहते हो, जहाँ पे वैल्यूएशन वगैरह की बातें आती है, राइट। तो उसके बाद तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि अगर दोनों टीम समझ रही है कि हाँ मतलब केमिस्ट्री मैच हो रहा है, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि आप मर्ज हो रहे हो और पता चला एकदम दोनों अपोजिट पोल्स के इंसान हो, या टीम उतनी मतलब जेल नहीं हो पाएगी, तो फिर एक प्रॉब्लम है। पता चला आपने टारगेट तो सही किया था बट अल्टीमेटली वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देने लग गया, दोनों को ही इनफैक्ट, और शायद जिसने एक्वायर किया उस वो ही विल बी मोर कंसर्न, क्योंकि जो एक्वायर हुआ वो तो शायद 1-2 साल में निकल ही जाएगा, राइट। तो लेकिन जो जहाँ छोड़ के जा रहा हूँ मैं, दे शुड नॉट फील कि ये बेकार में हो गया, राइट। तो वहाँ पे आ जाता है एंड देन एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि क्या वैल्यूएशन पे दोनों टीम एग्री कर रही है, एंड यू जस्ट टेक ए कॉल ऑफ दैट। बट अमित जी, जब भी एक फाउंडर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो बड़े दिल से बनाता है कि मुझे ये काम करना है, और छोटी टीम बनाता है, फिर बड़ी टीम बनाता है, फिर प्रोडक्ट बेचता है, मार्केट को कैप्चर करता है, अच्छा बनाता है। जब मर्जर हो जाता है किसी कंपनी का, तो मैंने तो ये देखा है जब भी कोई मर्जर होता है, एक ही साल में वो मर्जर मतलब डिसॉल्व हो जाता है, मतलब जैसे डिस्प्रिन पानी में ख़त्म हो डिसॉल्व हो जाती है ना, वैसे वो जो कंपनी आई थी, वो सारे एम्प्लॉय चले जाते हैं, वो प्रोसेस कहीं चला जाता है, वो जो प्रोडक्ट है वो कहीं चला जाता है, और वो उस कंपनी में ऐसा होता है कि मतलब क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। आपने देखा है ऐसा सर? ऐसा होता है, पता 90% ऐसा ही होता होगा मेरे को लगता है, 10% कोई कंपनी होती होगी 100 में से जो। नहीं देखा तो है, बट मुझे लगता है कई बार दैट इज इंटेंशनल। वो इंटेंशनली होता है। कई बार मुझे लगता है वो इंटेंशनल होता है, बिकॉज मे बी द एक्वायरिंग कंपनी इज लुकिंग एट द प्रोडक्ट एंड द टेक दैट दे आर एक्वायरिंग may not be so relevant, or they may not find the team so relevant as such, because आपकी अगर बड़ी कंपनी एक्वायर कर रहा है तो उनके पास टीम तो अच्छा खासा है, तो कई बार शायद जितना बड़ा टीम बाहर से आ रहा है पूरे के पूरे लोगों की ज़रूरत ना हो, राइट, आफ्टर ए वाई, मतलब एक बार तो ट्रांजिशन पीरियड होगा बट उसके बाद शायद ना हो। और कई बार छोड़ने का रीज़न ये भी होता ही होगा कि शायद ओवरऑल दे आर नॉट फीलिंग गुड कमिंग इन टू द न्यू कंपनी, सो शायद प्रायोरिटीज़ अलग हैं, या द वे दे आर ट्रीटेड इज़ मे बी डिफरेंट। उनका जो अपना फाउंडर था उनको अलग तरह से ट्रीट करता था, बट नए कंपनी में जाने के बाद बड़े लार्ज सेटअप का पार्ट हो गए तो यू माइट फील लॉस्ट आउट ऑल्सो, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग। और कई बार वो फाउंडर्स अगर निकल रहे हैं तो अपनी टीम को लेकर भी निकल जाते हैं। एक बार एक फाउंडर के साथ मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था सर, तो ऐसी बात होते होते हुई मैंने बोला कि आपने तो अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए, 15-16 करोड़ रुपए आपको मिले हैं, अब क्या एम है आपका, मतलब? बोला अब घर पे मन नहीं लग रहा, मेरे को नया प्रोडक्ट बनाना है। अब वो फिर मैंने बोला नया प्रोडक्ट बनाते बनाते कितना टाइम हो गया? बोले यार 4 साल 5 साल तो हो गए, शायद उसी को करता तो और ज़्यादा बड़ा कर सकता था, बट वो वापस नया प्रोडक्ट मिलना, मार्केट कैप्चर करना, चीज़ों करना, क्योंकि आप एज ए एंटरप्रेन्योर यू आर ए हसलर, आपको नया बनाना पड़ेगा। बट हर बार ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया और सेकंड टाइम भी वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, थर्ड टाइम भी वो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर बहुत सारे फेलियर के बाद में एक प्रोडक्ट तो आपका बनता है जिसको आप सक्सेसफुल बनाते हो, और उसके बाद में धीरे 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 आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने क्यों बेच दिया उसको, मैंने क्यों मर्ज कर दिया उसको। क्या आपको ऐसा फील हुआ कभी अभी स्टिल? एट सम पॉइंट इन द बिगनिंग हुआ, बट देन बहुत जल्दी लगने लगा कि चलो अभी दूसरी अपॉर्चुनिटी है, कुछ और करते हैं। तो अब मेरे को बताओ क्लियरली, आपकी जो फाइनेंशियल ऐप है, क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे बहुत पैसा मिलने लग जाएगा, या कैसे काम करेगा? नहीं, आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत पैसा मिलने लग जाएगा, वैसे वाला मैजिक तो नहीं है, और वैसा मैजिक कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है। अगर कोई बता रहा है कि ऐसा है तो दूर ही रहो आप उससे तो। बट मेरा ऐप आपको ये ज़रूर बताएगा कि
आप अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वो आपके लिए सही है या नहीं। आप जिस तरह का एक्सपेक्टेशन रखते हो कि इतना रिटर्न आएगा, वो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से आ सकता है या नहीं आ सकता, राइट। और उसके लिए वो पहले बहुत ज़रूरी है कि पहले आप समझो तो सही कि आप इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हो। तो कैसे, मतलब थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू इसको समझाओ, बोला एक बंदा है कैसे करेगा, थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बताओगे तो। ओके, सो जैसे मान लो कि आप कोई भी इंसान पहला जॉब मिला है उसको, मान लो 50,000 की सैलरी है, 60,000 की सैलरी है, राइट, 6 लाख 7 लाख की सैलरी है। और एज ए बैचलर नॉर्मली हमारा खर्च, अगर बैंगलोर जैसे जगह को भी मैं देख लूँ तो शायद 10,000 आपको पीजी का लगेगा और 10-15,000 आप बाकी चीज़ों के लिए मान लो, राइट। तो अगर रेगुलर खर्च की बात करूँ तो शायद 20 से 25,000 महीना में एक आदमी के लिए काफ़ी है। और अगर आप फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे हो, देन यू आर काइंड ऑफ लेफ्ट विथ 20-25,000 30,000 एवरी मंथ, राइट। अब मान लो मेरे को ये समझ आ गई कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। एक टारगेट आपके पास जब होता है ना, तो आप उसको चेज़ बहुत आराम से कर पाते हो, या आराम से बोलना सही नहीं होगा, बट उसको चेज़ करने के लिए आप सही स्ट्रैटेजी सोचते हो। क्योंकि जब टारगेट ही नहीं है तो फिर टफ हो जाता है कि आप जा कहाँ रहे हो बेसिकली। क्योंकि जब जा रहे हो तो आपको पता नहीं है कि सही पाथ पे हो कि नहीं, या सही प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। एक पाथ गलत हो सकता है और प्रोग्रेस स्लो या फास्ट हो सकता है। फास्ट है तो अच्छी बात है, बट अगर स्लो है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले तो टारगेट बनाइए। और ये टारगेट ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा-बड़ा हो या बहुत ज़्यादा सालों बाद वाला हो। ये बहुत छोटा हो सकता है कि मैं, पहला जॉब आया है, मैं 6 महीने बाद एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, मान लो। सभी लोगों का शायद एक ड्रीम रहता होगा, राइट, कि अब तक जो पेरेंट्स के पैसे से मोबाइल यूज़ कर रहा था, अभी अपना करना चाहता हूँ, उससे बेटर या व्हाटएवर, राइट। तो वो एक छोटा टारगेट हो सकता है। कई लोग, बहुत लोग चाहते हैं कि मेरी शादी जब होगी 5-6 साल बाद, राइट, तो मैं अपने फैमिली को शादी का खर्च में सपोर्ट करूँ, राइट। ये बहुत ही नोबल थॉट बहुत लोगों के पास होता होगा, राइट। एंड ज़्यादा ये मैंने ज़्यादा देखा है फीमेल लोगों के पास, कि वो लोग बहुत चाहते हैं कि फैमिली को ज़्यादा प्रेशर ना आए जब मेरी शादी हो, राइट। तो उस तरह का एक गोल हो गया आपका। अगर इससे लंबा नहीं सोचते हैं, अभी हम फिलहाल इतना ही सोचते हैं, मान लो कि मेरे को एक कार या बाइक खरीदना है या मोबाइल खरीदना है, और एक मेरी अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं मुझे। एक बार जब गोल आपको पता हो गया तो मेरा प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा कि उसको अचीव करने के लिए आपको किस तरह की ग्रोथ चाहिए, राइट। तो कुछ इनपुट्स आप दोगे कि हाँ, मैं, मेरी औकात है मान लो 10,000 सेव करनी, किसी की कैपेबिलिटी हो सकती है मैं 25,000 सेव कर सकूँ। उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि चलो ठीक है, मेरे को किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। अब मान लो आपकी कैपेबिलिटी है 25,000, ठीक है। अब 5 साल में आपको 10 लाख चाहिए शादी में खर्च करने के लिए, राइट। तो आपको आइडिया लगेगा कि चलो ठीक है, इस पे ना 10% का ग्रोथ आएगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, या 8% का ग्रोथ से ही पहुंच जाऊंगा। अब जब आप देख रहे हो कि 8 से पहुंचूंगा या 10 से पहुंचूंगा, उसके बेस पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इन्वेस्ट कहाँ करूं। अगर आपको लगा कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 7% भी अगर मेरे को ग्रोथ मिला तो मैं 10 लाख इकट्ठा हो जाएगा, तो शायद आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो उतना ही काफ़ी है। कहाँ करूँ मतलब का क्या, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब किस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूं, क्या मैं जैसे फिक्स डिपॉजिट बैंक में डाल दिया, जो कि बहुत ही नेचुरली आता है लोगों को, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को वो भी नहीं आता है, वो सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, जहाँ पे कितना 2, ढाई, 3, 3.5 तक कभी कभी जाता है, रेट आज के रेट में शायद 2.5% का रेट है। तो आप उससे तो कहीं पहुँचने वाले नहीं हो, राइट। तो आपको जब तक, और वो 2.5 पे आप क्यों छोड़े हुए हो, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि वो पैसे को यूज़ क्या करूँगा मैं। अपने पास रख दिया क्योंकि शायद आपसे खर्च नहीं हुआ। कई लोगों से खर्च नहीं हो पाता है, राइट, क्योंकि हर लोग उतना खर्च नहीं करना जानते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एफडी में करना चाहोगे, या फिर एक म्यूचुअल फंड में करना चाहोगे, या फिर कई सारे कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं जहाँ पे 8, 9, 10% तक भी रिटर्न आता है, राइट। तो वो डिसीजन आपका आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट में क्या रिस्क ले रहा हूँ मैं। जैसे बैंक में जब डाल रहा हूँ तो शायद 0 रिस्क है मेरा, 7% जरूर मिलेगा, लेकिन वो पक्का है कि मिलेगा। म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ तो शायद 2 साल के लिए कर रहा हूँ, तो मे बी कि पैसा उस समय नेगेटिव रहे, या मैं सोच रहा हूँ 8 मिलेगा, पता चला वहाँ 5 या 6 पे फंसा हुआ है पैसा उस समय। जैसे लास्ट ईयर किसी ने किया होगा, तो 1 साल में तो शायद 5% रिटर्न भी नहीं है अभी फिलहाल, राइट। तो वो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये प्लान होना चाहिए कि टारगेट क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है सेव करने की, इन्वेस्ट करने की,
एंड बेस्ड ऑन दैट इट्स सिंपल कैलकुलेशन कि हाँ आपको ना इस तरह का रिटर्न की ज़रूरत है और ये सब प्रोडक्ट है जिसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट उससे ये भी मालूम चलेगा कि लिक्विडिटी क्या है। पता चला आपने 10 साल का एफडी में डाल दिया पैसे, राइट? तो अब एफडी से पैसा फिर भी निकल सकता है ब्रेक करके, बट वहाँ पे आपको पेनल्टी लगने वाला है कुछ ना कुछ छोटा अमाउंट, राइट? या बहुत लोगों ने पीपीएफ में पैसे डाल दिया, अब पीपीएफ से तो आप 5 साल के बाद शादी के लिए निकाल नहीं सकते क्योंकि वो लिक्विडिटी नहीं है वहाँ पर, तो वो लिक्विडिटी डिसीजन भी आ जाता है। फिर आ जाता है टैक्सेशन, राइट? कि मैंने 10 साल का प्लान किया, 10 लाख का मान लो, 5 साल में 10 लाख पहुँच गया, लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं था कि उस प्रॉफिट पे टैक्स भी लगेगा। मान लो चलो 12% टैक्स लग गया आपका, 12.5% अभी के हिसाब से, राइट? तो आपका 10 लाख तो ऐसे ही 9.5 लाख करीब पहुँच गया, तो आप फिर से वहाँ पीछे रह गए। तो ये सारी चीज़ों की आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है डे 1 में, ताकि आप सही डिसाइड करो और जब वहाँ पहुँचो तो सही में वहाँ पहुँचो, ना कि मतलब ज़्यादा चांस ना हो कि पीछे रहने का, ज़्यादा चांस ये होना चाहिए कि आप पहुँच जाओगे। ठीक है, 10-20% चांस है कि आप नहीं पहुँचोगे, उसके लिए हम बीच में करेक्टिव एक्शन लेंगे, बट अगर प्लान ही नहीं है तो आप कैसे करोगे वो काम? तो पोर्टफोलियो एक्सरे बोलते हो आप इसे? पोर्टफोलियो एक्सरे हम इसको नहीं बोलते हैं, इसको तो फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। पोर्टफोलियो एक्सरे आता है पीपल हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग, स्पेशली म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारे इंटरनल इंफॉर्मेशन है अबाउट एसेट एलोकेशन, कि मेरा इक्विटी कितना है, डेट कितना है। दूसरा हो जाता है कि मेरा कितने स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड है, क्या मेरा जितना, मान लो मैंने 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कई तरह के, राइट? अब मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है? क्या मेरा पोर्टफोलियो इतना रिस्की है कि मतलब थोड़ा सा मार्केट क्रैश हुआ तो 5%, अगर मार्केट डाउन हुआ तो मेरा क्या 8% या 10% डाउन हो सकता है, राइट? अब वहाँ पे रिस्क अवेयरनेस आती है, या फिर वो डिफाइन हो जाता है कि आपने किस छोटे कंपनी में डाला हुआ है पैसे या बड़ी कंपनी में, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप जो हम लोग बात करते हैं, राइट? तो आप जब एक्सरे करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि आपने भले ही 20 अलग अलग म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, सब मिला करके आपका टोटल इक्विटी कितना है। मान लो किसी में मान लो 90 इक्विटी है, किसी में 30% इक्विटी है, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्या है? तो आपने देखा कि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो में 70% इक्विटी है, एंड यू माइट से कि दिस इज एन एक्सेप्टेबल इक्विटी लेवल फॉर माई रिस्क, मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, राइट? लेकिन आपने जब 10-10 अलग अलग को देखते हो ना, तो आपको पोर्टफोलियो लेवल पे कभी पता ही नहीं चल पाता है। सेम आ जाता है कि आपका मार्केट कैप का किस तरह का एक्सपोजर है, क्या लार्ज कैप आपका ज़्यादा है या स्मॉल कैप ज़्यादा है, राइट? तो आपने मान लो 10, अगेन 20 की एग्जांपल में जाते हैं, 20 पूरे स्कीम में पता चला 3-4 आपने स्मॉल कैप डाला हुआ है, कुछ फ्लेक्सी कैप है, कुछ मिक्स ऑफ अदर्स है, राइट? तो आप जब पूरा का एक्सरे निकालोगे तो पता चलेगा पूरे 100% एक्सपोजर में आपने 10% स्मॉल कैप है, मान लो। अब उस समय आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को 10% का एक्सपोजर इन स्मॉल कैप चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि अरे यार इतना एक्सपोजर तो मुझे नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि ये अननोइंगली हो चुका है, राइट, तो आप उसको रिड्यूस करने का ट्राई कर सकते हो। या उस समय लगता है कि नहीं 10% तो बहुत कम है, क्योंकि मेरा गोल तो 10 साल बाद का है, तो क्यों ना मैं और ऐड करूं जहां पे स्मॉल कैप एक्सपोजर मेरा और बढ़ सकता है। तो यू नो दीज आर द थिंग्स। प्लस फिर आ जाता है कि कई सारे फंड आपके अंडर परफॉर्म हो रहे होंगे, कई सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये डिटेल भी आपको मिल जाएगा कंपेरेटिव, कि आपका जो एवरेज रिटर्न है इन सिमिलर कैटेगरी, मान लो वो चल रहा है कि पिछले 1 साल में मान लो 8% का रिटर्न है, आपका पता चला -3% है, देन देयर इज समथिंग टू थिंक अबाउट इट, राइट? और एवरेज एवरेज रिटर्न चल रहा है 8 और आपका -3 है, तो यू शुड बी वरीड अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग कि उस वरी के बाद आप ये डिसाइड कर लो कि अभी के अभी मुझे चेंज करना है, मे नॉट बी, राइट? बट आई एम सेइंग कि व्हेन डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर मोर लाइकली टू थिंक अराउंड इट एंड देन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये फंड अच्छा है और ये मैंने क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ है, 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो यू नो इट्स ऑल अबाउट गिविंग यू एनालिटिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, और हम बॉडी का जब एक्सरे करते हैं तो यही मिलता है, राइट, कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, डॉक्टर बताता है मुझे। तो यहाँ पे हम भी वही करते हैं, एक समरी देते हैं, प्लस आप अंदर जाने के बाद और भी देख सकते हो कि कितने स्टॉक्स हैं, कितने सेक्टर हैं, राइट, कोई सेक्टर में क्या ओवर एक्सपोजर हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। हम इससे थोड़ी सी टफ बात करते हैं, देखो सही सही बात करते हैं, मैं सीधी बात लो बकवास में ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ, ठीक है? फाउंडर्स जिम में आए हो आप, और ऑथेंटिसिटी देना मेरा कर्तव्य है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ऐसे पॉडकास्टर भूमिका निभा रहा हूँ। अभी कोई लेमैन बंदा, मतलब जैसे मतलब कोई अभी
जैसे बेंगलोर में आया और 7-8 लाख रुपए की सैलरी मिल जाती है उसको इजीली बेंगलोर के अंदर, करेक्ट। अभी मैं किसी से पूछ लूँ, किसी बंदे से, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, गोल्ड कैसे खरीदोगे, कहाँ से बनता है, क्या होता है, कुछ बातें कर लूँ तो बोलेगा अरे नहीं नहीं हमको नहीं पता। इंडिया में किसी भी बंदे को उठा लो आप, अनटिल अनलेस वो पूरा डेप्थ में उसके साथ पोर्टफोलियो मैनेज करने में, ट्रेडिंग में म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज लेने में पता नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा। और इंडिया में तो कितने लोग हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर होंगे, राइट। तो अभी जैसे एक लेमैन बंदा है, बच्चा है, तो वो तो जब जाएगा आपकी जैसे ऐप में या किसी भी ऐप में जाएगा तो सिंपल ये देखेगा ना कि अच्छा म्यूचुअल फंड 15% रिटर्न, ठक बाय, और पता पड़ा तो गया। तो आधे से ज़्यादा इंडिया तो बर्बादी इसलिए है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या है, पैसा कैसे लगेगा, कटेगा कैसा, स्टॉक्स क्या है, वहाँ कैसे होगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये बात, आपको क्या लगता है? काफ़ी हद तक सही है, बट बैंगलोर में मेरे को लगता है थोड़ा सा अलग है बिहेवियर। यहाँ पर कई लोगों को आप जब पूछोगे ना, तो भले ही उनको जितना भी पता हो लेकिन बोलेंगे कि पता है, राइट। और वो ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि जब आपको पता है लेकिन एक्चुअली उस डेप्थ तक नहीं पता है शायद, जो आपको इसमें हेल्प कर सके कि आप सही तरह से पोर्टफोलियो बिल्ड करके एक प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट करो। बट हाँ, लार्जली मैं बोलूँगा कि यस, बहुत लोग ये सब चीज़ में इन्वेस्ट इसीलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, या फिर कई लोगों को लगता है कि पैसा डूब जाएगा। आई मीन म्यूचुअल फंड तो आज भी मैं कई लोगों से बात करता हूँ कि वो उनको लगता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चीज़ बताओ जहाँ पे गारंटी है, राइट, कि भले ही 8% मिलेगा बट बता दो मुझे गारंटी चाहिए, राइट। तो वैसे वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन आधा नॉलेज वाले भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब एक्चुअल जो मतलब इन्वेस्टर होता है जो पैसा खुद से इन्वेस्ट करेगा उसको तो बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी पहले। जैसे ऐप में जाएगा, देखिएगा म्यूचुअल फंड में कैसे क्या होगा, कितना लगेगा नहीं लगेगा, मैं निकालूंगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब जब भी आई मीन प्रोबेबली जब आप जॉब शुरू करते हो, चलो ठीक है आपने नहीं चालू किया उस समय, ठीक है, बट जिस दिन भी आपको लगता है ना कि आपके कुछ गोल्स हैं और उसके लिए आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो एक काम तो आपको करना ही चाहिए कि आप थोड़ा पढ़ना शुरू करो चीज़ों के बारे में। क्योंकि आप जब कुछ पढ़ोगे तो आप कई सारी चीज़ें समझना चालू कर दोगे। आप अगर डायरेक्टली किसी एडवाइज़र के पास चले भी जाओगे तो शायद आपको ये नहीं पता है कि सही क्वेश्चन क्या पूछना है ना? क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि एडवाइज़र सब कर देगा। एडवाइज़र आपसे कम से कम 20 क्वेश्चन पूछेगा बाय द वे। मैं खुद पूछता हूँ। जब कोई मेरे पास आता है एक फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए, 20 क्वेश्चन तो मैं पूछता चलो अपन बनाते हैं आज, मेरा बनाते हैं, लाइव बनाते हैं आज। चलो सर, हूँ, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। एक बार बनाए क्या, लाइव बना सकते हैं? बनाते हैं, आप मेरे से पूछो आज, जैसे ताकि एक ऑडियंस को एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि एक एडवाइजर एक जब लेमैन बंदे के पास जाता है और उससे सवाल पूछता है तो किस तरह की वार्तालाप होती है। ओके सर, मुझे इन्वेस्ट करना है सर, बहुत पैसा है मेरे पास। ग्रेट, बहुत पैसा है तो बहुत अच्छी बात है। अ, आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सर ऐसा लगता है कि 100-150 करोड़ रुपए हो जाए, मतलब 1-1.5 साल में। ओके, और अभी कितना है आपके पास? अभी लाख में है, 10 लाख मेरे पास है अभी सर। 10 लाख है और 1 साल में 100-150 करोड़ रुपए बन जाए, मतलब कहीं म्यूचुअल फंड गोल्ड वोल्ड में इन्वेस्ट हो जाए कहीं, और ऐसी लॉटरी लग जाए सर। तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कितना पता है? जैसे मुझे पता है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आपको ये पता है कि उसमें इन्वेस्ट किसको करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको पता है? सर मेरे को पैसा, मतलब जैसे मेरे को ऐसा लगता है, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा जब 10 लाख रुपए है वो बहुत पैसा बन के मेरे पास आ जाएगा, पैसे से पैसा ग्रो हो जाएगा सर। आपको ये आइडिया है थोड़ा भी कि मतलब मान लो आपके पास 10 लाख है, आपको मैंने इन्वेस्ट करने के लिए बता दिया, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिटर्न मिल सकता है आपको? 25-30% तुम्हारा। 25-30% रिटर्न? तो ब्याज भी मिल जाता है सर, जैसे ब्याज भी चढ़ाते हैं लोग, पैसा बोलते हैं कि गांव में ब्याज पे चढ़ा है पैसा, तो उतना पैसा तो मिल ही जाता है वहाँ पे। तो मान लीजिए आपको 30% कोई दे भी रहा है, वो मिलेगा कि नहीं वो बाद में आते हैं, बट मान लीजिए आपको दे भी रहा है, तो 10 लाख का 1 साल में कितना मिलेगा आपको? 3 लाख, और 1 साल और रखेंगे तो और 3-3.5 लाख, तो आपका 100 करोड़ तो मतलब अनरियलिस्टिक तो लग रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा, राइट। तो जब आप इन्वेस्ट करने का सोचते हो तो थोड़ी सी रियलिस्टिक होनी ज़रूरी है चीज़ों को। ये नहीं कि हम कुछ भी ब्लाइंडली आप सोच सकते हैं, या कोई भी सोच सकता है कि मैं 2 साल में 5 साल में 20 गुना ग्रोथ हो सकता है मेरे फंड का, राइट। तो वो रियलाइजेशन चाहिए, और उसके लिए यही ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा समझें कि
चीज़ों को जब हम अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं पैसों को, तो हर चीज़ में अलग अलग तरह का रिटर्न आता है। बट सर हमने तो सुना था जैसे किसी ने अपोलो के टायर खरीद लिए और टायर के शेयर्स खरीदे थे और आज वो कम से कम भी 5,000 करोड़ के हैं। तो कितने साल हो गए वो बताओ ना। 40 साल के आसपास। तो क्या 40 साल में मिल जाएगा सर? तो आप तो 2 साल की बात कर रहे हो। 40 साल चला जाता हूँ सर मैं। मिल सकता है। मिल सकता है। हाँ, आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया आज, मान लीजिए 10 लाख आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में आपने सुना होगा या देखा होगा 20-30% का भी रिटर्न आता है ना। कि स्पेशली कभी कभी 3 साल 5 साल का आप रिटर्न देखोगे। बट अगर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में भी आप देखना चाहते हो तो 15 से ऊपर शायद मतलब ओवर ऑप्टिमिज्म हो जाएगा। तो आप सोचिए 15% भी अगर आपको मिलता है तो आपका 10 लाख जो है करीब 5 साल में डबल होगा। 5 साल में डबल हो जाएगा। जी हाँ, तो हर 5 साल में पैसा आपका डबल हो रहा है अगर 15% का रिटर्न आ रहा है। तो आपने 10 साल में 4 गुना हो गया। तो आप ऐसे करके देख सकते हो कि 40 साल में वो कितना पहुंच सकता है, राइट। 15% की रिटर्न के साथ। 15% के रिटर्न से। तो जब आपको इन्वेस्ट करनी है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रियलिस्टिक क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिटर्न ले रहे हो उतना ज़्यादा रिस्क हो रहा है, इतना तो शायद आप समझ सकते हो, राइट। मतलब मैंने पैसा लगाया सर, तो रिस्क किस बात का हो जाएगा मुझे? कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, क्यों नहीं मिलेगा मुझे? नहीं, आपके उस समय खरीदने वाला होना चाहिए ना। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, आज मान लीजिए उसका शेयर का प्राइस 1,000 रुपये है, आपने 10 साल बाद बेचने की कोशिश की, अब पता चला उस समय वो कंपनी का प्राइस 100 रुपये है। तो आप बेच तो लोगे क्योंकि उस समय खरीदार जो है सिर्फ 100 रुपये देने को तैयार है। तो आपका पैसा तो यहाँ पे माइनस में भी जा सकता तो सर इतना तो पैसा कमा नहीं सकते, बट अगर मेरे पास पैसा आएगा 5-10 लाख रुपए पड़ा है तो फिर शुरुआत कहाँ से करें हम लोग? है। अगर आपको 5-10 लाख है ना आपके पास, तो आपको पहला चीज़ सोचना चाहिए कि इस पैसे का इस्तेमाल आपको कब करना है, ठीक है। अब क्या 5 साल बाद कोई आपका फाइनेंशियल इवेंट है, माइलस्टोन है जहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर 15 साल 20 साल की, या फिर या रिटायरमेंट के लिए है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको फिर ये समझना पड़ेगा कि इस पैसे का फिर हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, राइट। तो मान लीजिए आपने कहा कि 10 लाख है लेकिन मुझे 25 साल बाद रिटायरमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि आपका रिटायरमेंट 25 साल का टाइम फ्रेम है आपके पास, तो आप इसको अगर मान लीजिए बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट जो कि बैंक डिपॉजिट होता है, आप उसमें कर देते हो, तो आपकी गारंटी ज़रूर है, लेकिन 7% के रिटर्न से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगा। 10 साल में डबल हो रहा है पैसा आपका रफली, राइट। और क्योंकि 25 साल है तो आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू या इक्विटी के थ्रू भी, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी अच्छे रिसर्च के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, बट म्यूचुअल फंड ज़्यादा इजी है क्योंकि आपको वहाँ पर एकदम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी कैसी करती है, क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर है। तो आपको उस म्यूचुअल फंड को समझने की ज़रूरत है खाली कि इसमें जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो निगेटिव जाने का रिस्क ज़रूर है, लेकिन जनरली आप पिछले 20-25 साल का हिस्ट्री देखोगे इंडियन स्टॉक मार्केट का, तो वो एक साइकिल आता है, राइट। कि कई बार 3 से 4 साल तक ग्रोथ रहता है, फिर हो सकता है 1 साल 2 साल के लिए मार्केट कंसोलिडेट होगा, जैसे अभी हम लोग लास्ट सितंबर से करीब इस समय देख रहे हैं, राइट, जहाँ पर कई सारे फंड्स के रिटर्न माइनस भी हैं। तो क्या हो रहा है कि आपके पास अगर छोटा टाइम होता तो अगर मार्केट नीचे चला गया तो आपके पास वेट करने का टाइम नहीं है टू सी द मार्केट गो अप, सो दैट आपका रिटर्न भी 12-13-14% जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पहुँच सके। लेकिन क्योंकि आपके पास लॉन्ग टर्म है, तो मान लीजिए आपने आज 10 लाख इन्वेस्ट करा दिया, मैंने बोला कि आप ये 3-4 फंड पोर्टफोलियो बना करके आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे जा करके ये मान लीजिए मार्केट निगेटिव होता है, मान लीजिए 5 साल के बाद मार्केट फिर से डिप करता है और 1 से 2 साल तक वो बहुत ही नॉर्मल लेवल पे चलता है, बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहा है। लेकिन क्योंकि आपके पास 25 साल है तो आप उस 2 साल को आराम से झेल करके आगे बढ़ सकते हो। उस समय आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार पैसा नेगेटिव दिख रहा है या रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो क्या करूँ, है ना। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सही तरह से पोर्टफोलियो चूज़ करें, एंड म्यूचुअल फंड रियली बहुत सही है इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आप आराम से वहाँ पर 13 से 15% का ग्रोथ अचीव कर सकते हो, ठीक है। और टैक्स भी कम लगता है क्योंकि वो भी ज़रूरी है। पता चला आपने उस समय तक 50 करोड़ बना लिया लेकिन उस पर 12% टैक्स लगने वाला है जो आपको आज शायद पता नहीं है,
तो उसके लिए रियलाइजेशन जरूरी है कि आपको माइंडसेट हो कि हाँ ठीक है, इसमें से कुछ पैसे सरकार के पास जाने वाले हैं, राइट। अब मैं डोनेट करने वाला हूँ सरकार को, क्योंकि सरकार हमसे डोनेशन तो लेते ही रहती है। ये वाला जो हो गया सीधा डोनेशन है, और कई सारे इनडायरेक्ट डोनेशन रहते हैं। बट कम से कम ये तो मुझे पता है, तो इसके लिए मैं प्लान कर सकता हूँ, राइट, कि ठीक है, अगर मुझे 50 चाहिए तो मैं 55 टारगेट करूँगा, ताकि 5 जाने के बाद भी मेरे पास 50 बच जाएगा, जो मेरा खुद का रिक्वायरमेंट है। माफ़ कीजिएगा सर, वो तो अपन एक ऐसे कॉन्वर्सेशन किया होता कि वो लेमैन जो लोग हैं वो ऐसे ही बात करते कि इतना पैसा बन करेक्ट, जाएगा आते क्या। हैं बहुत लोग आपके पास भी आते होंगे नो डाउट कि रियलिस्टिक कि थॉट्स बहुत नहीं हो। बड़ा नंबर दे दो मेरे को, एक इतना अच्छा तो पैसा वहां बना पर ही लिया है। आता है ना अभिषेक, कि हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो आज इनकम है, राइट, उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं। अब किसी को हम 25% का ग्रोथ वाला टारगेट अगर लेके कोई मेरे पास आ रहा है, तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है और उनका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखो कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं से गलत चीज़ों को शायद सुना है उन्होंने, राइट। कई गलत वीडियोस देखे होंगे जो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन इन्होंने सोच लिया कि इनके साथ हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे वीडियो गलत बात कर रहे होंगे, बट हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, राइट। अब आपके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में अगर वो फिट नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको फॉलो ऐसे ही नहीं कर सकते हो, या आप ऐसे ही उस तरह का टारगेट अपने दिमाग में नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो रखोगे तो फिर आप कभी अचीव नहीं करोगे। तो मैंने वो ऐसे ही मैंने कहा ऐसी ही बात करते हैं जो लोग बात करते हैं, डायरेक्ट एक फाइनेंशियल एडवाइजर से, तो मैं ऐसी भूमिका निभा रहा था आपके साथ। मुझे बताओ सर, ये 20s मतलब जो 21-22 साल के जो लड़के होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा मनी ट्रैप क्या होता है, वो कहाँ फंस जाते हैं? पहला मनी ट्रैप मेरे ख्याल से ये होता है कि वो सेविंग्स के बारे में सोचते ही नहीं है। कई लोग को लगता है कि पैसा बच गया तो सेव करूंगा, मतलब बच गया तो, अब वो क्या होता है? पैसा पैसा स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट जॉब में आ रहा है, उसकी तो सैलरी इतनी भी ज़्यादा नहीं है ना कि वो खर्च करते करते थक जाए और बच जाएगा पैसा। वो पैसा खत्म होने लायक है। तो आप, पहला जो ट्रैप एक होता है कि बाद में करूंगा, आप डिले करते रहते हो, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो डिले का जो एक प्राइमरी रीज़न मैंने देखा है कि उनको लगता है कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, अभी क्यों मैं पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूं, राइट। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि वो शायद जॉब मिलते ही ना, मैंने देखा है कई लोगों को कि लोन पे सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, और खरीदते हैं, कोशिश क्या मतलब कई लोग खरीदते हैं, राइट। आप बाई नाउ पे लेटर बहुत आराम से आजकल मिल जाता है। अगर आपने दिखा दिया 50 लाख की 50,000 की सैलरी है, आपको आराम से 50,000 वगैरह का सामान लेने के लिए 6 महीने का ईएमआई या 1 साल का ईएमआई पे आप ले लोगे, भले ही वो जीरो इंटरेस्ट है। बाय द वे, जीरो इंटरेस्ट का ये मतलब नहीं है कि सब लोग को ले लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के पैसों को खर्च कर रहे हो बेसिकली। रिमेंबर कि आप आज के साथ साथ फ्यूचर में जो पैसा आने वाला है उसको भी खर्च कर दे रहे हो। अब उस समय क्या करोगे, राइट। तो आप अपना जो है कम से कम उसके बियॉन्ड तो मत ही जाओ कि अगले 1 साल में जो पैसा आएगा उसमें से भी मैं 5-5 हज़ार अभी से ईएमआई दे रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा आई थिंक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम ये चीज़ हम ना करें, राइट। और ये 2 चीज़ अगर हम फॉलो करेंगे ना, कि पहले सेव कर लें, और थंब रूल के हिसाब से 20% से 25% आप अगर कर रहे हो, जो कि मुझे लगता है एज अ इंडिविजुअल फ्रेशर बैचलर आराम से, अगर 50 की सैलरी है तो आराम से 25-30 हज़ार सेव किया जा सकता है, क्योंकि उसके बियॉन्ड आपको जो लाइफस्टाइल चाहिए शायद उसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। तो आप अगर 20-25 हज़ार सेव कर रहे हो, तो यू वोंट इमेजिन कि आपके पास कितना पैसा हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि आप अभी बहुत यंग हो। तो जो लोग रीज़न बोलते हैं ना कि मैं अभी क्यों करूं क्योंकि मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, एक्चुअली वही रीज़न है कि उनको करना चाहिए, क्योंकि वो यंग है। मैंने एक रील बनाया था सर कुछ टाइम पहले, और अच्छा था, लोगों ने उसको बहुत लाइक भी किया। वो मैं बात शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि मैंने बोला कि अगर 23-24 साल की हो, अगर 3 या 4-5 हज़ार रुपये के अंदर अंदर आप एसआईपी में डालना स्टार्ट कर दो अगर पैसा आज, सो बढ़ते बढ़ते कंपाउंडिंग रेट से 48 पे जब आप पहुँचोगे, 48-50 में, तो लगभग लगभग वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ में बन जाएगा। इतना बड़ा नंबर है वो 2 करोड़ रुपये। आने वाले टाइम में छोटा छोटा इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे भी, सिर्फ 5 का 7 कर दोगे, 7 का 8 कर दोगे, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो धीरे धीरे बढ़ाओगे। पर उसको आप कंटिन्यूसली आप काम करते रहोगे कि भैया कि मैं पैसा डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने उसमें लगा कि और फिर इन्फ्लेशन का क्या होगा। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा इन्फ्लेशन का कुछ भी हो, कितना भी हो, मान लो 10 करोड़ का भी फ्लैट हुआ आने वाले राइट। 30 साल बाद, 10 करोड़ का भी फ्लैट हुआ, 10% तो उसका तुम डाउन पेमेंट करोगे ना। और 1 करोड़ रुपये तुम्हारा डाउन पेमेंट है एटलीस्ट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं जो बोल रहा था ना अभी कि दो दो चीज़, राइट। यंग लोग बोलते हैं अभी क्यों करूँ, पूरी लाइफ पड़ी हुई है, 30-35 साल।
और दूसरा होता है कि मैं सेव नहीं कर पाता हूँ। ये एक बहुत बड़ा बहाना आता है लोगों को कि मेरी तो सैलरी बहुत कम है, 50,000 उसमें से कैसे सेव करूँ, 20,000 कैसे सेव करूँ, राइट? बट लिटरली एक्चुअली बहुत आसान है, क्योंकि मैं आपको बता दिया ना कि 10,000 पीजी हो गया आपका, वो भी सिंगल रूम शायद लोगे तब, ठीक है? आप 10-12,000 के पीजी हो गया और 15-16,000 आप खर्च करो, 30,000 से ज़्यादा आपको मुझे नहीं लगता है चाहिए, ठीक है? आप जस्ट एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई 25 साल का लड़का पहला जॉब में है या 2 साल से जॉब कर रहा है, जो भी है, वो मान लो 20,000 का SIP करता है, ठीक है? सिर्फ 5 साल के लिए करता है। और कोई एक दूसरा बंदा है जो 5 साल के बाद चालू करता है, दोनों रिटायरमेंट तक करते हैं, ठीक है? तो इसको कितना मतलब बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा पता है? ये 5 साल में इसका जो पैसा है करीब करीब 16-17 लाख हो चुका होगा। 12% के रिटर्न से मैं बोल रहा हूँ, 15 और 25 नहीं, करीब करीब 16-17 से लाख का इसके पास कॉर्पस होगा जब दूसरा बंदा शुरू कर रहा है। अब अगर ये 15 लाख जो है ना, ये करीबन 60 साल की उम्र में वो खुद करीब करीब 4 करोड़ हो जाएगा, राइट? तो आप सोच लो, जिस बंदे ने 5 साल बाद शुरू किया वो ऑलरेडी 4.5 करोड़ पीछे है उससे, अगर सेम अमाउंट वो तब भी करने वाला है, राइट? सिमिलरली कोई अगर क्योंकि बहुत लोगों का मैंने ये भी देखा है एंड आई प्रैक्टिकली सी कि वो एक है प्रॉब्लम कि बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहिए। मतलब 20 साल तक 25 साल तक SIP यार कौन करेगा, और डिसिप्लिन में रहना बहुत ही टफ है, यू नो? तो मैं उनको सिंपल बोलता हूँ, 10 साल का डिसिप्लिन आप ला सकते हो, क्योंकि 10 साल मतलब क्या हुआ, 25 से 35 हो गए आप, उस समय आपको पास ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा रहेगा, वाइफ रहेगी और आप रहोगे, राइट? खर्च बहुत ज़्यादा भी बढ़ चुका होगा, ऐसा नहीं है, और 10 साल में आपकी सैलरी भी शायद 2-3 गुना हो ही जाएगा, राइट? आप अगर 20,000 का SIP सिर्फ 10 साल के लिए करो और छोड़ दो, मतलब और मत करो, SIP बंद, राइट? आपके पास रिटायरमेंट के समय 10 करोड़ होगा। तो आप सोचो, सिर्फ 10 साल का कमिटमेंट, वो भी 20,000। वो शायद पहला साल में आपको भले ही लग सकता है यार 50,000 की सैलरी में 20,000 टफ हो रहा है, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी सैलरी 10-12% तो बढ़ी चुकी है। और आज का जो जनरेशन है हर साल जॉब भी चेंज करता है, जब जॉब चेंज करते हैं तो आपको 25-30 से नीचे तो आप चेंज ही नहीं करते हो। तो पहला साल खाली शायद आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है उस 20,000 के लिए। और मैं यहाँ पे स्टेप अप करने भी नहीं बोल रहा हूँ कि सैलरी बढ़ा तो इंक्रीज कर दो, नहीं, आप 20 फिक्स रखो 10 साल। तो आप सोचो, सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करके मैं अपना रिटायरमेंट फिक्स कर दे रहा हूँ। और कितना अर्ली एज में रिटायर हो सकता है आदमी, आराम से पैसा वैसा बना लेगा, 3-4 करोड़ में बन जाएंगे आराम। थोड़ा सा उसको स्टेप अप वगैरह करने लग जाओ तो आप 45-50 में रिटायर हो सकते हो, राइट? और वो भी 20 साल 25 साल का SIP भी नहीं करना है आपको। तो ये चीज़ जब हम लोगों को बताते हैं ना तो थोड़ी आगे खुलती है, तब रियलाइज होता है कि अच्छा ठीक है, आज मैं 23 साल में पहला जॉब लिया और फिर तो मेरे पास 2 साल और एक्स्ट्रा है। मैं तो 25 का एग्जाम्पल दिया आपको, जो 23 से शुरू कर रहा है वो तो 32-33 तक ही उसका काम हो जाएगा, और ये बाद में करना मुश्किल हो जाता है सर, बाद में टफ हो जाता है। क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगी फिर आप मुश्किल हो जाएगा आपके। क्योंकि देखिए, आपकी शादी होने के बाद तो आपका पहले तो कई सारे आपके खुद के खर्च बढ़ जाते हैं, वाइफ अगर वर्किंग है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोनों मिलके कई सारे आपके शौक होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, आप वो करने लग जाते हो। और उसी में अगर बाय देन एक बच्चा आ गया तो एक एडिशनल कॉस्ट हो गया। तो बाय द टाइम यू रियलाइज कि शायद मैं लेट हूँ, बच्चा शायद स्कूल भी जा रहा है, और आज का स्कूल का फीस आई थिंक सबको पता है कि कि प्री प्राइमरी के लिए भी आजकल 2 लाख लाइक बहुत ही कॉमन हो गया है, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे जगह पे, राइट? तो ये सब आएगा तो आप क्या होगा ना, उस समय आप रियली सेव करने में बहुत ही मुश्किल होगा आपको। बट उस समय तक आपने ऑलरेडी मान लो इतना सेव कर लिया है कि वो खुद ग्रो हो रहा है, तो उस समय आपका प्रेशर बहुत ही कम होगा, तब शायद आपको 25-30% करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ, इतने सारे एस्पायरिंग फाउंडर देख रहे हो, यंग फाउंडर हो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो। अगर 23, 24, 25 में हो तो अगर आज से स्टार्ट कर देना, 10 साल बाद इस पॉडकास्ट को याद करोगे, अभिषेक व्यास को याद करोगे, यार भाई क्या चीज़ लेके आए थे। सही है सर। तो थोड़ा आपकी कंपनी के बारे में बताओ सर, फ्लोटर एग्जैक्टली कैसे काम करेगी, मतलब। आप मेरे ऐप पे आइए, उसके बाद पहले तो एक्सप्लोर कीजिए पहले, मतलब क्योंकि हम ऑफ कोर्स क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है तो KYC इज़ लाइक मिनिमल रिक्वायरमेंट। बट हमारे ऐप को आप इन्वेस्टमेंट छोड़ के बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए किसी भी तरह का आपको KYC नहीं करना है। तो कई लोगों को रहता है ना कि नए ऐप में जाके पर्सनल डेटा नहीं डालना है वगैरह, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, आप अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स बनाइए, ठीक है?
और उससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपको करना क्या है। ठीक है, गोल बनने के बाद आपको हमारा ऐप इसमें भी गाइड करता है कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए आपको। ये नहीं कि एडवाइस कर रहा है एक तरह से, बट एक तरह के गाइड, क्योंकि हम कहते भी हैं कि हमारा एक प्लेटफॉर्म गाइडेंस प्लेटफॉर्म है, कि वी वांट टू गिव यू अ गाइडेड जर्नी टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन। तो आपको पता चलेगा कि आपने मान लो 5 साल के बाद 10 लाख जरूरत है शादी के लिए, आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए आपको पता चल गया, मान लीजिए 10,000 पर मंथ। आपने वो कहाँ करना है, वो अगला क्वेश्चन आता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक और, राइट। और वहीं पे कई लोग गलती करते रहते हैं। तो उसमें हम लोग कैसे हेल्प करते हैं, हमने 2 चीज़ें करी हुई है, और आई वुड से एक जो सबसे ज़्यादा शायद यूजफुल है, हमने ना फंड केस बनाया है। अब फंड केस क्या है, ऑफ कोर्स एक बास्केट है जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है बेसिकली, राइट। तो आज जब किसी को इन्वेस्ट करना चाहता है, मैंने देखा है कि वो पूछता है ऐसे ही आते जाते, अरे अमित मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, तो एक ये तो सबसे बड़ा बड़ा हो गया। थोड़ा सा नैरो होते हैं तो बोलते हैं कौन सा स्कीम में करूँ, स्कीम बता दो। एंड आई कांट टेल, मतलब मैं बोला क्या स्कीम बताऊँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है तुम्हारे बारे में, राइट। ऐसे ही कुछ भी स्कीम बता दूंगा और तुम कर लोगे, काम कर गया तो कल को बहुत खुश, वरना तो गाली दोगे आप मुझे। तो चैलेंज यहाँ पे आता है कि आपने प्लानिंग कर लिया, टूल बता दिया आपको कि 10,000 पर मंथ करना चाहिए। अब आता है कि यार सिलेक्शन कैसे करूँ, गोल्ड में करूँ, म्यूचुअल फंड में करूँ, एनपीएस में करूँ, राइट। म्यूचुअल फंड में करूँ तो पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँ, मेरे लिए क्या रिस्क सही है, राइट। तो हमने अलग अलग रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करीबन आई थिंक 20 के आसपास बास्केट्स बनाए हैं, राइट। हर रिस्क कैटेगरी के लिए या हर टाइम फ्रेम के लिए, मान लो 0 to 3 ईयर, 3 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर, 10+ ईयर, इसके लिए हमने कैटेगराइज करके बास्केट्स बनाए हैं, जिसको हम लोग फंड केस बोलते हैं। और इसमें आपको सिर्फ इतना नहीं है कि मैंने दिखा दिया कि ये 4 स्कीम है आप कर लो, नहीं, क्योंकि फिर वो गलत होगा, राइट। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई वो 5 में है क्या, अंदर क्या हो रहा है, मेरा पोर्टफोलियो स्प्रेड कैसा बनेगा, एसेट एलोकेशन कैसा बनेगा। तो मैं एक समय बता रहा था कि एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। तो आप मान लो मैंने बोल दिया कि 4 स्कीम है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, एक मान लो मल्टी एसेट फंड है। अब ये चारों मिला करके मेरा पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन कैसा बन रहा है, क्या वो 70 इक्विटी एंड 30 डेट बन रहा है, या 90 इक्विटी और 30 डेट बन रहा है, या 30 इक्विटी और 90 डेट बन रहा है। उसके बेस पे पोर्टफोलियो का रिस्क अलग अलग हो गया, राइट। लार्ज कैप में कितना हो रहा है, मिड कैप में, क्योंकि हर स्कीम में किसी न किसी रेशियो में लार्ज कैप मिड कैप होता ही है, सब मिला के आपको देखना जरूरी है, राइट। कि अच्छा ओवरऑल मेरा ये 4 में जब मैं स्कीम में करूँगा तो मेरा ऐसा पोर्टफोलियो बन रहा है। तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो स्कीम के अंदर क्या है, क्योंकि आपको तो एक पोर्टफोलियो लेवल पे आप कर रहे हो। आप किसी फंड मैनेजर के पास भी जाते हो, एडवाइजर के पास, तो वो क्या करता है, आप जब आउटसोर्स कर देते हो मान लो, तो पोर्टफोलियो तो वो बनाता है ना आपके लिए। उस समय शायद वो आपसे सलाह नहीं लेता है कि मैं ये बनाऊं या वो बनाऊं, क्योंकि ऑफकोर्स आप उनके पास गए क्यों, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ, जिसको हम लोग को एक्सरे जो बता रहा था मैं, तो यहाँ पे आप उस पोर्टफोलियो का एक्सरे देख सकते हो कि हाँ इसमें करूंगा तो पता चला 250 कंपनी में आपका एक्सपोजर मिलेगा, 10 अलग अलग सेक्टर में एक्सपोजर मिलेगा, स्मॉल कैप में 5 मिलेगा या 25 मिलेगा, वो दिख रहा है आपको। तो उसके बेस पे आपको बहुत क्लैरिटी रहेगा कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा बेसिकली, कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। इसके बियॉन्ड यू कैन रीच आउट टू अस ऑल्सो, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि वो मैनुअल टच बहुत ज़रूरी है बहुत लोगों के लिए। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 2 तरह से, एक सिंपल सपोर्ट काइंड ऑफ, कि आपने मान लो इस तरह का प्लान बनाया है, ये किया, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि कैसे करना है चीज़ों को, और एक एक्सटेंसिव कि आप मेरे साथ पर्सनली बैठ के मैं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करूं, तो उसके लिए भी हम लोग उस तरह का सर्विस भी करते हैं। तो वी विल सिट विथ यू, नॉर्मली 2 सेशन हम लोग करते हैं, और एक सेशन में आपको आपसे सवाल करके आपको समझेंगे, जो मैं बता रहा था कि 20 सवाल शायद करूंगा मैं आपको। एंड बेसिकली वो बहुत ज़रूरी है, वो पहला इंटरेक्शन, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है ना कि आपके लिए कैसा प्लान कस्टमाइज करना है। और दूसरा है कि यार कल को ना मैं आपको जो पोर्टफोलियो सजेस्ट करने वाला हूँ, पता चला अगले साल मार्केट थोड़ा डिप हुआ तो आप मेरे को बात भी नहीं करोगे और सेल वेल करके बैठ गए, एसआईपी बंद कर दिया आपने, तो फिर तो पूरा जो आपने एफर्ट लगाया, हमने एफर्ट लगाया, वो पूरा पानी में गया, राइट।
तो वो समझना ज़रूरी है कि आपको मैं कैसा रिकमेंडेशन कर सकता हूँ, किस तरह का पोर्टफोलियो आपके लिए बन सकता है। अगर मैं फंड केस ही सजेस्ट करूँगा तो बताऊँगा कि हाँ, ये वाला आपके लिए नहीं है, मत करो भाई, पता चला 2 साल में रोने लग जाओगे, राइट? तो वो वहाँ पे हम लोग फिर पर्सनल लेवल पे पर्सनलाइजेशन करते हैं। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा कहीं नॉलेज नहीं होती किसी बंदे को और वो इन्वेस्ट कर देता है कहीं पे भी, फिर वो पैसा गवा देता है, फिर वो लगता है क्या हो गया। सो हमारा हमारा खास मित्र है मोहित, और इसने कहीं इन्वेस्ट किया, इसका पोर्टफोलियो अपन खोल लेते हैं क्योंकि बिकॉज इसको लगता है कि ये भी 100 करोड़ कमा लेगा है 10 लाख डाल के। पर एक बार इसका पोर्टफोलियो चेक करते हैं, मैं पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। इसकी होल्डिंग है 17,925 रुपीज़। ठीक है, तो एक बार ये पोर्टफोलियो चेक करके बताओ कि ये क्या गलती कर रहा है, इसने क्या किया है ऐसा। तब तक मैं आप भाई लोगों से बात कर लेता हूँ। देखो ये मोहित है, और मोहित जैसे आप भी हो, आप भी कहीं ना कहीं एक ऐप में जाके, शायद कोई भी जो भी आपको लगता है ट्रेडिंग की ऐप है, वहाँ जाके आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप पैसा गवा देते हो वहाँ पे जाके। तो बेटर है कि ये थोड़ा सी देख लेंगे, सर बताएंगे ये भी कि कैसे इन्होंने गलती क्या करी मोहित जी ने। ठीक है, अभिषेक, आप ये क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने गलती किया है? तो मेरा परसेप्शन है ऐसा। तो एक्चुअली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे फंड सिलेक्शन है, ठीक है? इसमें आपके पास एक गोल्ड है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, ठीक है? और एक और चीज़ जो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ कि स्मॉल कैप होते हुए भी आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है, रफली 20% का ही है, 15-20% का। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो दो तीन चीज़ें इसमें अच्छा ही बताता हूँ मैं आपको। पहले तो कि बहुत ही कम फंड है, वो सबसे बड़ी अच्छी बात है, और इतना भी कम नहीं है कि अलार्मिंग है। 4 फंड इज़ लाइक प्रीटी डिसेंट। गुड पोर्टफोलियो बनाने के लिए 5 से 6 फंड बहुत है, राइट? स्पेशली इक्विटी साइड में बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप डेट वेट डाल रहे हो तो और अलग आ जाएंगे, बट ओनली इक्विटी की बात करूँ, इक्विटी ओरिएंटेड, बैलेंस्ड एंड ऑल दैट, 5 से 6 फंड बहुत अच्छे होते हैं। और स्पेशली 4 में ही जब आपने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल, राइट? प्लस फंड हाउस की भी डाइवर्सिफिकेशन है, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक ही फंड हाउस में मैं डाले जा रहा हूँ पैसा, राइट? तो कई बार तो ये कितना पैसा कमा लेगा, अभी कितना डाल रहा है, महीने का कितना डाल रहा है? 5 लाख, अच्छा 5,000, महीने का 5,000 डाल रहा है। तो ये एक 5 साल 10 साल में कितना पैसा बना लेगा, हर महीने 5,000 डाल रहा है, तो अगर इसी हिसाब से चलेगा तो ये मुझे लगता है ये 10 साल में आराम से 11-12% से ऊपर आना चाहिए रिटर्न। 12% के हिसाब से अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो 10 साल में कितना बन जाएगा? साल भर में लगभग हुआ 60,000। 3 लाख आपने इन्वेस्ट किया 5 साल में, हाँ, तो रफली आपका 5-5.5 लाख के आसपास। 10 साल में 5 साढ़े 5 लाख रुपये मिल जाएंगे। 12% का एवरेज आप रख लो, आ जाना चाहिए इस पोर्टफोलियो। अब एक चीज़ जानना जरूरी है कि इन्होंने जब इन्वेस्टमेंट चालू किया था तो टारगेट था या नहीं? वो अगर नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। आरडी से हट के करना था इज नॉट अ गोल। मैं वही बता रहा हूँ कि गोल का मतलब होता है टाइम और वैल्यू, ये दोनों आपको पता होना। तो यहाँ पे सीखने को मिल गया है बहुत बढ़िया बात कि ये सेविंग के लिए नहीं है म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इक्विटी, राइट? गोल अचीव करने के लिए। गोल अचीव करने के लिए कि आपको 5 साल में कितना पैसा चाहिए, 10 साल में कितना पैसा चाहिए, 15 साल में कितना पैसा चाहिए। तो इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है सर एक पोर्टफोलियो बनाते वक्त? इंश्योरेंस एक्चुअली जब हम पोर्टफोलियो पे काम करते हैं वो इंश्योरेंस बताने के बाद करते हैं, ठीक है? अब जैसे जब हम किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बैठते हैं तो इंश्योरेंस सबसे पहले आता है। अब उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेन मकसद है वो गोल अचीव करना है, मतलब फाइनेंशियल गोल, राइट? अब मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं अचीव कर लूँगा क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ तो और दूसरे मीन्स से कमाना शुरू कर सकता हूँ, अपस्किल करूँगा, वो सब मैं कर लूँगा। लेकिन मैं अगर नहीं रहा तो क्या होगा, राइट? उससे पहले बताता हूँ मेरे हमारे लाइफ में एनी आइडिया कि कौन से 2-3 सबसे बड़े बड़े रिस्क हैं, बताइए जो आपके दिमाग में आता हो। मतलब किस तरह का फाइनेंशियल रिस्क है हमारे लाइफ में, क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है? फाइनेंशियल लॉस तो सिर्फ बिजनेस में ही होता है। पर्सनल में बोल रहा हूँ, अकेले मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ क्या क्या हो सकता है जिसके कारण मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ जाएगी? एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब पैरालिसिस हो गया, हॉस्पिटल चले गए। हाँ, तो हम लोग वही बताते हैं कि लार्जली 3 तरह का रिस्क है और वो हर किसी के पास है। एक हो गया हेल्थ, हेल्थ में प्रॉब्लम हुआ तो आपको हॉस्पिटल का बिल लगेगा। दूसरा हो गया लाइफ, मर गए तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपके बाद शायद जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई अर्निंग वाला ना हो, राइट? तो मेरा हेल्थ रिस्क है,
लाइफ, लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ लाइफ, और तीसरा जो है लॉस ऑफ इनकम है, राइट? वो भी तो एक रिस्क है ना। जॉब चला गया तो आप कितने महीने बाद आपको जॉब मिलेगा आपको पता नहीं। तो ये तीनों को मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम फ्यूचर का सोचें, क्योंकि ये प्रेजेंट है, राइट? क्योंकि आपका प्रेजेंट ही अगर सही नहीं तो फ्यूचर में क्या करोगे आप? फ्यूचर पहुंचने के लिए प्रेजेंट तो ठीक कर लो। और क्योंकि ये तीनों चीज़ों को हमारे कंट्रोल में है कवर करना या मिटिगेट करना, तो वो करना चाहिए और बहुत कम पैसा लगता है इसके लिए। हेल्थ में क्या है सबको पता है, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट? अब अच्छी बात है कि जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं ज़्यादातर, तो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देती है, तो शायद वो डे वन में मुझे खरीदने की ज़रूरत ना हो, शायद जब मैं पहला पहला जॉब में आ रहा हूँ, राइट? लेकिन लाइफ का क्या करोगे? कंपनी लाइफ दे भी रही होगी तो बहुत छोटा अमाउंट देती है, जनरली मैंने देखा है 2x 3x ऑफ योर सैलरी, राइट? तो लाइफ तो आपको लेना पड़ेगा। अब लाइफ में बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो बैचलर हूँ, मर जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई डिपेंडेंट तो है नहीं। शायद आप सही हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स शायद अभी भी वर्किंग होंगे। 25 साल का लड़का अगर है तो पेरेंट्स मोस्ट लाइकली अभी भी जॉब में होंगे, राइट? एंड फाइनेंशियली दे माइट बी गुड ऑल्सो। बट देन जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम क्या इतना नहीं सोच सकते कि यार अगर मेरा डेथ हो गया तो चलो ठीक है, बीवी बच्चा नहीं है, बट क्या बीवी बच्चा ही एक फाइनेंशियल डिपेंडेंट होता है? फैमिली के अगेंस्ट भी मेरी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? इमोशनली आई कैनॉट चेंज द सिचुएशन अगर मैं मर जाता हूँ, राइट? इमोशनल लॉस कैनॉट बी रिप्लेस्ड, बट इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि फाइनेंशियल जो पोटेंशियली लॉस हो सकता है मेरी फैमिली को, वो मैं कवर करके जाऊँ। और वो भी मान लीजिए, आप एग्जाम्पल बताता हूँ, 25 साल का अगर आप हो, आप अगर 1 करोड़ की इंश्योरेंस चाहते हो जिसमें डेथ होने पे 1 करोड़ फैमिली को मिल जाए, हार्डली 12,000 लगता है साल का, मैं बता रहा हूँ। अब 12,000 मतलब महीने का 1,000, महीने का 1,000 तो 50,000 कमाने वाला आराम से कर सकता है, राइट? तो क्यों मैं अवॉइड करूँ उसको? अब वहाँ पे 25 में क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे मैं एक एक बर्थडे आता जाएगा मेरा प्रीमियम थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, कि वो एज से डायरेक्टली रिलेटेड है। इवन बर्थडे से एक दिन पहले भी मैं लेता हूँ तो मेरा करेंट बर्थ वाला ईयर वाला ही प्रीमियम लगता है, राइट? तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है। और तीसरा आ जाता है जो मैं बोल रहा हूँ, जॉब लॉस, राइट? लॉस ऑफ इनकम, उसके लिए इमरजेंसी फंड बनाना ज़रूरी है। तो उसके लिए कोई ऐसा इंश्योरेंस नहीं होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई शुड इंश्योर कि 6 महीने का मेरा खर्चा, से 6 महीने का सैलरी नहीं, 6 महीने का खर्चा वो मेरे पास एक तरह से पड़ा हुआ हो, जिसको मैं टच नहीं करूँगा। ऐसे जगह रख दिया जहाँ पे शायद 5-6% का रिटर्न आ रहा है, ना कि सेविंग्स अकाउंट में, क्योंकि वहाँ पे 2% का 3% का रिटर्न आ रहा है। बट हाँ, इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। अगर मैं 30,000 का महीने का खर्चे, तो 6 into 30,000 अराउंड कितना हो गया, 1.5 लाख। तो 1 से 1.5 लाख आपके पास होना चाहिए। 3 से 6 महीना हम लोग जनरली बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका डिपेंडेंट क्या है नहीं है। किसी ने लोन ले रखा है मान लो, तो ईएमआई तो आपका कंपलसरी हो गया, जॉब जाने से ईएमआई बंद नहीं होता। तो आपका वो इमरजेंसी फंड में ईएमआई का भी 3 ईएमआई आपका होना चाहिए उतना। तो अगर इमरजेंसी फंड सिर्फ एक्सपेंस को लेके ही मान लो 2 लाख बन रहा है और 20,000 का ईएमआई है, तो 3 महीने का ईएमआई 60,000 आपका और होना चाहिए, तो ये 3 चीज़ें जो है ना, ग्राउंड वर्क है। आपका बेस सेटल कर लो, इन्वेस्टमेंट के लिए तो समय पड़ा हुआ है। हमें इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे, एक मनी रूल बता दो जो आप फॉलो करते हो, बिकॉज आप इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हो। तो सारी ऑडियंस के लिए, जितने भी एस्पायरिंग फाउंडर्स हैं, एस्पायरिंग फाउंडर तो चलो ओके है, पर जितने भी एम्प्लॉय भी वो भी देख रहे हैं, जनता। उनके लिए, जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए। सो आई थिंक आज तो मेरे जो कुछ रूल्स होंगे अलग होंगे, बट अगर मैं आज का भी बोलूँ तो मैं अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखता, और ना ही मेरे वॉलेट में ज़्यादा पैसा होता है। तो जो भी पैसे होते हैं वो ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कम से कम 5-6-7% का रिटर्न बन रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस, और वो पैसा मेरे लिए अवेलेबल है, जो इमरजेंसी फंड मान लो या लिक्विड फंड मान लो, राइट? तो मैं वैसे ही पैसा रखता हूँ। मेरे सेविंग्स अकाउंट में हार्डली कभी कभी 10-20 हज़ार होता है बस। उसके बियॉन्ड इट इज़ इन सम म्यूचुअल फंड। अच्छा, क्रेडिट कार्ड एक टूल है या फिर मतलब एक कर्ज है? क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा टूल है अगर आपको यूज़ करना आता हो, बट अगर आप क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल करने दे देते हो आपको, तो फिर ये बहुत बड़ा कर्ज है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड भी उनको कंट्रोल करता है? ज़रूर करता है, बिल्कुल। और आप करने देते हो, मतलब वो नहीं करता है, आप करवाते हो कि चलो आप मुझे कंट्रोल करो, जब पैसा चाहिए मैं आपसे ले लूँगा, राइट? तो
यू आर राइट कि अगर मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं हो तो मैं दूंगा कहाँ से? तो क्रेडिट कार्ड इस सिचुएशन में ही नहीं, कई सिचुएशन में भी मेरे बैंक में पैसा होगा तब भी शायद मैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करूंगा। 2 रीज़न से, एक कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ से अर्निंग हो जाती है, कुछ पॉइंट्स के थ्रू, कभी रिवार्ड्स मिल जाता है वगैरह वगैरह, राइट? फिर वो कैश फ्लो मैनेज करने में आपको हेल्प करता है, राइट? क्योंकि आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको, वही बोल रहा हूँ, अगर आप सही से यूज़ कर रहे हो तो आप एक तरह का उसको टूल यूज़ कर सकते हो कि ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी स्पेंडिंग हो सकती है, राइट? प्लस तीसरा, आपका क्रेडिट स्कोर सुधरता है उससे, अगर आप सही तरह से यूज़ करते हो। बट हाँ, मतलब क्रेडिट कार्ड रखना मैं चाहूँगा सब लोग रखें, लेकिन सही पर्पज़ के लिए, ना कि कभी भी स्वाइप कर दिया ईएमआई पे सामान खरीदने के लिए। पहले तो आपके पास आते हैं करोड़पति लोग, आते हैं, हाँ, आते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ती है? करोड़पति लोगों को ना ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो तो बैंक में अगर 100 करोड़, जैसे धर्मेंद्र जी ने बोला था, मैंने तो 100 करोड़ बैंक में एफडी कराई, तो ये 7% से ज़िंदगी निकाल ली उन्होंने तो। नहीं, वो अगर वो निकल सकता है और आप उससे सैटिस्फाइड हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसके पास करोड़ों होता है ना, या करोड़ होता है, 5 करोड़ 10 करोड़, वो भी पैसा को ग्रो तो करना ही चाहते हैं। अब 7% 6% से ज़्यादातर लोग खुश नहीं रहेंगे, राइट? तो आपके पास 3 तरह के लोग आते हैं, 5 से 10 लाख वाले, 10 से 50 लाख वाले, 50 लाख से करोड़ वाले। हर इनकम जोन के लोग तो मिलते हैं, हमें बात होती है। क्या माइंडसेट है मतलब इन तीनों का? जो आप 5 से 10 लाख वालों को बताओगे ना, तो उनका माइंडसेट पहला होता है कि पैसा डूबेगा तो नहीं। आप गारंटी देते हो क्या? आप गारंटी देते हो क्या? जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो देता है या नहीं, आप देते हो क्या, राइट? तो मतलब कहने का मतलब उनका ना ज़्यादातर कंसर्न होता है कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए, एंड नेचुरली, क्योंकि आपके पास इतना सरप्लस है नहीं कि आप अफोर्ड कर सकते हो टू लूज दैट, राइट? जो मिड सेगमेंट के लोग आते हैं, दे हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग और वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि इन सब इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है और थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी होगी, राइट? उनको ये समझाना बहुत आसान पड़ता है कि आपको कुछ जो पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है, वो एक टाइमलाइन के हिसाब से बनाया जा रहा है या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो आप उसको टच नहीं करोगे। और ये लोग सीरियसली डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो कर पाते हैं कि अगर मैंने बोल दिया कि आप आज 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो और 10 साल के बाद आप उसको यूज़ करोगे, तो वो 10 साल तक रियली छोड़ते हैं। लेकिन वो कम सैलरी वालों के लिए, जो 5 लाख से 20 लाख टाइप के लोग होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जब भी आपको नेगेटिव दिखता है ना रिटर्न, तो यू स्टार्ट पैनिकिंग एट टाइम्स, एंड स्पेशली उस समय बहुत ज़रूरी होता है कि दे हैव समवन टू टॉक टू, एंड इफ दे डोंट चूज टू टॉक इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर उनके पास कोई अवेलेबिलिटी है कि हाँ मैं इनको पूछ सकता हूँ कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पास ये फीलिंग आ रही है, मेरे को ये टेंशन हो रहा है, एंड ऑल दैट, राइट? तो उनको फिर आप रिवैलिडेट करते हो, राइट? कि देखो जब मैंने बताया था आपको, या जो आपने गोल बनाया हुआ है, आपने 10 साल का बनाया हुआ है मान लो, तो फिर मत सोचो इसके बारे में। फंड कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्या करना है नहीं करना है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, टेम्परेरी, या छोड़ देना है उसको भी। तो मेन माइंडसेट ये है कि, और जो बहुत रिच लोग हैं उनका ग्रोथ ओरिएंटेड बहुत थॉट होता है, बिकॉज दे आर नॉट सो कंसर्न कि छोटा मोटा वॉलेटिलिटी आएगा तो क्या होगा। दे आर मोर कंसर्न कि पैसा मैनेज सही से हो, एंड दे डोंट हैव टू वरी अबाउट सीइंग द पोर्टफोलियो एवरी नाउ एंड देन। वो पोर्टफोलियो नहीं चेक करते हैं एवरी वेरी रेगुलरली। तो उनको अगर ट्रस्ट है कि जिनसे वो बात कर रहे हैं ही कैन टेक केयर ऑफ इट, सो दे आर गुड विद इट। और जो लोग अर्ली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अर्ली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक एडवाइस? हाँ, जो अर्ली इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए सिंपल एडवाइस है कि आप जॉब में अगर नया आए हो ना, पहला 3 साल मज़े करो, ठीक है? रियली लिटरली मज़े करो, सेव अप के बारे में मत सोचो। बट ये 3 महीने थोड़ा बहुत पढ़ाई ज़रूर करो मनी मैनेजमेंट के बारे में। अब इस दौरान आप क्या क्या मज़े करोगे? पैसे खर्च करने के लिए भी चाहिए ना। अब बहुत लोगों का हो सकता है कि फैमिली को गिफ्ट विफ्ट करना है, कर लो। मोबाइल खरीदना है, कर लो। ट्रिप जाना है, कर लो, राइट? 3 महीने के एंड होते होते यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ डूइंग 2 थिंग्स। एक टर्म इंश्योरेंस लेना, और दूसरा 20% ऑफ योर सेविंग इनकम मस्ट बी इन्वेस्टेड फ्रॉम फ्रॉम योर सैलरी इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। जितनी जल्दी हो सके, मेरा मतलब है, राइट? क्योंकि जितना ज़्यादा दिन तक आप अकाउंट में पैसे देखोगे, हो सकता है आप उसको खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर अंदर से एक आता है ना, किक आता है, राइट? तो वो हो सकता है। और 20% आप इन्वेस्ट करो,
और आज के डेट में मैं स्पेशली इस चीज़ को बताना चाहता हूँ, बहुत लोग क्रिप्टो वगैरह में बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड है, राइट? मैं नहीं कहता कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, करो। अगर आप 20,000 सेव कर रहे हो, 1-2 हज़ार क्रिप्टो में डाल दो महीने में, ठीक है? अच्छे क्रिप्टो में, मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे मीम कॉइन्स वगैरह इतने पॉपुलर हैं आजकल, बट डालो। बट वो इसलिए डालो कि आप 10 साल टच नहीं करोगे, जो कि ट्रू है आपका म्यूचुअल फंड के लिए भी, राइट? बट म्यूचुअल फंड में चलो ठीक है, उतनी वॉलेटिलिटी नहीं है वहाँ पे जैसा है, बट अगर अगर आपको रिस्क क्रिप्टो वाली गेम खेलनी है, खेल लो, लेकिन फिर ये सोच के रखो कि उस पैसे के डूबने से आप रोओगे नहीं, और 10 साल के लिए छोड़ दो, तो मोस्ट लाइकली शायद आपको उसमें अच्छा ही रिटर्न मिल जाएगा, राइट? बट हाँ, अगर आप 20,000 सेव करते हो, 10,000 क्रिप्टो में डालना चाहते हो, या गेमिंग ऐप में बेट खेलना चाहते हो, तो फिर यू आर गेटिंग इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन, वो आप अवॉइड करो। बट हाँ, 20% आप आराम से इन्वेस्ट करो, और अगर 50 की सैलरी है तो मैं लिटरली बोलता हूँ 40% सेव करो, दैट इज़ 20,000 पर मंथ। वो पॉसिबल है, जस्ट हमारे अंदर एक चाहिए, राइट, इंटेंट चाहिए, अदरवाइज आई डोंट थिंक इट्स सो डिफिकल्ट फॉर ए बैचलर। तो उसके बाद आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाइए और जमे रहिए उसमें। थैंक यू अमित सर फॉर कमिंग इन दिस शो, एंड आपकी वैल्यूबल एडवाइस बहुत काम आएगी लोगों के लिए। सिंपल सा एक मैसेज है लोगों के लिए, जो लोग सोचते हैं कि अर्ली इन्वेस्टमेंट इज ए मिथ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये तो कतई सबसे बड़ा झूठ है। तो जितना जल्दी अर्ली इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे, शायद आने वाले टाइम पे एक घर का डाउन पेमेंट ही दे पाओगे। कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो, काफ़ी थैंक यू मज़ा आपसे अभिषेक, बात थैंक यू करके। वेरी मच।